का लगभग 70% हिस्सा पानी है, यानी ओशियन से भरा हुआ है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ओशियन से जुड़ी एक अनोखी दुनिया भी है जिसे हम ओशनोग्राफी कहते हैं, और जो अर्थ के सरफेस पर लोकेटेड फ्लोरा, फौना, क्लाइमेट, सेटलमेंट्स, इकोनॉमी जैसी कई सारी चीजों को कंसिडरेबली इम्पैक्ट करता है। जी हाँ, ओशनोग्राफी में हम ओशियंस के अंदर लोकेटेड इन्हीं फैक्टर्स जैसे कि रिलीफ फीचर्स, सी वाटर करंट्स एंड टाइड्स, मैरीन डाइवर्सिटी, ऐसी कई सारी चीजों के बारे में डिटेल्ड स्टडी करते हैं, और जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट है भाई। आज हम इस सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं जहां हम समुद्री जियोलॉजिकल फीचर से लेकर यहाँ के टाइड्स और उनका नेचर, मेरीन बायोडाइवर्सिटी जैसी कई सारी चीज़ों को डिटेल में एनिमेशन के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम समंदर की गहराइयों में डुबकी लगाकर ओशियंस के अंदर लोकेटेड सीक्रेट्स को रिवील करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं ओशनिक रिलीफ से। ओशनिक रिलीफ्स। ओशन रिलीफ को स्टडी के पर्पस से दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला है मेजर रिलीफ फीचर्स और दूसरा है माइनर रिलीफ फीचर्स। मेजर रिलीफ फीचर्स में कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज और डीप सी प्लेन या एबिसल प्लेन इंक्लूडेड है। वहीं माइनर रिलीफ्स में रिजेस, हिल्स, सी माउंट्स, गुआर्ड्स, ट्रेंचेस, कैनियंस, बहुत सारी चीजें ऐसी इंक्लूड है। आइए इन रिलीफ को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। मेजर ओशनिक रिलीफ्स। शुरुआत करते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ से। कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कुछ नहीं बल्कि कॉन्टिनेंट प्लेट का ही एक सी वर्ड एक्सटेंशन है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ का स्लोप हमेशा जेंटल होता है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऑक्युपाइड पार्ट को हम शैलो सी के नाम से जानते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ का एवरेज डेप्थ लगभग 70 से 80 किलोमीटर होता है और इसका डेप्थ 30 to 600 मीटर्स तक होता है। आंकड़ों में बात करी जाए ना तो टोटल सी एरिया का 7.5% एरिया इन्हीं शैलो सीज यानी कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ द्वारा ऑक्युपाइड है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ का स्लोप काफी जेंटल होता है और ये स्लोप 1 डिग्री या इससे भी कम होता है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ का एंड पॉइंट एक स्टीप ग्रेडियंट के साथ एंड होता है जिसे हम शेल्फ ब्रेक के नाम से भी जानते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जनरली रिवर्स और ग्लेशियर्स द्वारा लाई गई सेडिमेंट से भरा होता है। एक लंबे पीरियड के बाद यही सेडिमेंट्स माउंट्स फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के रिच रिसोर्सेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए साउथ ईस्ट एशिया के कॉन्टिनेंटल शेल्फ और ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के सबमर्ज्ड कॉन्टिनेंटल शेल्फ में फॉसिल फ्यूल्स के रिच रिजर्व्स ट्रेस किए गए हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ का फॉर्मेशन कैसे होता है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ के फॉर्मेशन में मेनली 3 प्रोसेस रोल प्ले करते हैं। पहला है कॉन्टिनेंट के एक पार्ट का सी में सबमर्जेंस होना, दूसरा है सी लेवल में राइज और तीसरा है रिवर्स और ग्लेशियर्स द्वारा किया सेडिमेंट्स डिपोजिशन ढेर सारा। इन तीनों प्रोसेस के बाद कॉन्टिनेंटल शेल्फ का फॉर्मेशन होता है। यहाँ आपको एक बात बता दें कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ को इसके सेडिमेंट्स डिपॉजिट के बेसिस पर 5 अलग अलग क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। ग्लेशिएटेड शेल्फ जो मेनली ग्रीनलैंड के आसपास पाया जाता है, दूसरा है कोरल रीफ शेल्फ जिसे मेनली ऑस्ट्रेलिया के कोस्टल रीजन में देखा जा सकता है, तीसरा है लार्ज रिवर शेल्फ जिसका प्राइम एग्जाम्पल है नील डेल्टा के पास बने कॉन्टिनेंटल शेल्फ का, चौथा है शेल्फ विथ डेंड्राइटिक वैलीज। इस तरह के कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपको हडसन रिवर के रीजन में मिलेंगे, और आखिरी है शेल्फ अलोंग यंग माउंटेन रेंजेस यानी कि माउंटेन रेंजेस की वजह से बनी शेल्फ्स। इस तरह के कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स हवाईयन आइलैंड के बीच देखे जा सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो फॉर्मेशन के बाद अब हम बात करते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ के इंपॉर्टेंस के बारे में। कॉन्टिनेंटल शेल्फ का केवल ज्योग्राफिकल ही नहीं बल्कि इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस भी बहुत ज्यादा होता है। एग्जाम्पल के लिए करीब 90% मरीन फूड चेन कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर डिपेंडेंट होता है और इस वजह से ये रिच फिशिंग ग्राउंड भी होता है। फूड चेन के अलावा ये शेल्फ्स फॉसिल फ्यूल्स में भी काफी रिच रिसोर्स पाए जाते हैं। मेजर सी रिलीफ्स का दूसरा मेजर एग्जाम्पल है कॉन्टिनेंटल स्लोप। ये कॉन्टिनेंटल स्लोप ना काफी स्टीप होता है जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ को ओशनिक फ्लोर से कनेक्ट करता है। कॉन्टिनेंटल स्लोप का वेरिएशन 2 to 5 डिग्री होता है और यहाँ का एवरेज डेप्थ लगभग 200 से 300 मीटर्स तक होता है। कॉन्टिनेंटल स्लोप का सी वर्ड एंड थोड़ा कम स्टीप होता जाता है और इसे कॉन्टिनेंटल राइज कहा जाता है। आगे चलकर
कॉन्टिनेंटल राइज पूरी तरीके से ओशनिक फ्लोर का पार्ट बन जाता है। वर्ल्ड ओशियंस की ज्यादातर ट्रेंचेस और कैनियंस इसी रेंज में लोकेटेड हैं। कॉन्टिनेंटल स्लोप और राइज के बाद अब हम बात करते हैं एबिसल प्लेन्स के बारे में। इन प्लेन्स को डीप सी प्लेन्स के नाम से भी जाना जाता है और ये ओशन के फ्लोर पर लोकेटेड होते हैं। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये प्लेन्स वर्ल्ड के मोस्ट फ्लैटेस्ट और स्मूदेस्ट रीजन होते हैं, लेकिन ये ओशनिक फ्लोर का बस 40% एरिया का ऑक्यूपाई कर पाते हैं। इनका एवरेज डेप्थ अप्रोक्सीमेटली 3000 से 4000 मीटर्स तक होता है और साथ ही ये प्लेन्स फाइन ग्रेन्ड सेडिमेंट्स जैसे कि क्ले और सिल्ट से वेल कवर्ड होते हैं। मेजर रिलीफ्स के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ माइनर ओशनिक रिलीफ फीचर्स को। माइनर ओशनिक रिलीफ्स। माइनर ओशनिक रिलीफ्स में सबसे पहले हम देखेंगे ओशनिक डीप्स को, जिन्हें हम ट्रेंचेस कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो ट्रेंचेस और कुछ नहीं बल्कि रिलेटिवली स्टीप साइडेड नैरो बेसिन्स या डिप्रेशन है। ये ओशनिक फ्लोर के डीपेस्ट पार्ट में लोकेटेड होते हैं। इनका फॉर्मेशन मेनली टेक्टोनिक एक्टिविटीज से होता है। टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से जब ओशन प्लेट कन्वर्जेंस या फिर ओशन कॉन्टिनेंटल प्लेट कन्वर्जेंस होता है तब इनका फॉर्मेशन होता है। इनकी एवरेज डेप्थ 3.5 किलोमीटर्स तक होती है। इन ट्रेंचेस की एक खास बात ये होती है कि ये किसी बॉर्डरिंग फोल्ड माउंटेन्स या फिर आइलैंड चेन्स के अलोंग बने होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे ज्यादा ट्रेंचेस आपको पैसिफिक ओशन में मिलेंगे, जहां ये ट्रेंचेस पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों कोस्ट के अलोंग कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में लोकेटेड होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पैसिफिक आइलैंड्स में ही गुआम आइलैंड के पास लोकेटेड मरियाना ट्रेंच वर्ल्ड का डीपेस्ट ट्रेंच है, जिसका डेप्थ अप्रोक्सीमेटली 11 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ट्रेंचेस एक्टिव वॉल्केनोस और स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक से भी लिंक्ड होते हैं, जिसकी वजह से ट्रेंचेस का सिग्निफिकेंस जियोलॉजिकल स्टडीज के लिए भी काफी बढ़ जाता है। पूरे वर्ल्ड में अब तक करीब 57 ट्रेंचेस डिस्कवर किए गए हैं, जिसमें करीब 32 पैसिफिक ओशन में है, 19 अटलांटिक ओशन में है और 6 इंडियन ओशन में भी लोकेटेड है। ट्रेंचेस के बाद हम बात करते हैं रिजेस के बारे में, जिसे मिड ओशनिक रिज या फिर सबमरीन रिज भी कहा जाता है। मिड ओशनिक रिज दो माउंटेन्स का एक चेन होता है जो एक दूसरे से एक लार्ज डिप्रेशन से सेपरेटेड रहते हैं। इन माउंटेन रिजेस में कई ऊंचे पीक्स और कई बिलो ओशनिक फ्लोर डिप्रेशन लोकेटेड होते हैं। इनकी कुल लंबाई ना अप्रोक्सीमेटली 75,000 किलोमीटर से भी ज्यादा होता है और ये वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट माउंटेन सिस्टम्स में से एक है। सबमरीन रिजेस का फॉर्मेशन टेक्टोनिक एक्टिविटीज से होता है और इसीलिए इन्हें टेक्टोनिक स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो आइसलैंड एक मिड ओशनिक रिज का ही पार्ट है जो मिड अटलांटिक ओशन में लोकेटेड है। ट्रेंचेस और मिड ओशनिक रिज के बाद अब हम बात करते हैं एबिसल हिल्स के बारे में। सी माउंट्स और गुआर्ड्स इन हिल्स के सबसे अच्छे एग्जांपल्स माने जाते हैं। सी माउंट्स एक माउंट शेप्ड अंडर सी हिल होता है जो सी सरफेस तक पहुंच ही नहीं पाते। सी माउंट्स वॉल्केनिक ओरिजिन के होते हैं और इनकी एवरेज हाइट 3000 से 4500 मीटर्स के आसपास होती है। हवाईयन आइलैंड्स के आसपास लोकेटेड इंपरर सी माउंट्स इसका बेहतरीन एग्जांपल्स है। वहीं अगर गुआर्ड्स की बात करें तो ये फ्लैट टॉप्ड माउंटेन्स यानी सी माउंट्स ही हैं जिनका माउंट पॉइंटी ना होकर फ्लैट होता है और इन्हें गुआर्ड्स कहा जाता है। सी माउंट्स और गुआर्ड्स की सबसे ज्यादा संख्या पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है, जहां ये 10,000 से भी ज्यादा के नंबर्स में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं सबमरीन कैनियंस के बारे में। ये कैनियंस कॉन्टिनेंटल कैनियंस की तरह ही 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है कैनियंस जो और कुछ नहीं बल्कि एक डीप गॉर्ज होता है। दूसरा है गॉर्ज जो एक स्टीप नैरो वैली या रिवाइन होता है और तीसरा है वैली जो हिल्स और माउंटेन्स के बीच लोकेटेड एक लो लाइंग एरिया या मिड डिप्रेशन होता है। सबमरीन कैनियंस के एग्जांपल्स की बात करें तो ये अलास्का में लोकेटेड बेरिंग स्ट्रेट में वर्ल्ड का लार्जेस्ट सबमरीन कैनियन लोकेटेड है, जिसे हम बेरिंग, प्रिबिलोफ और झेमचुंग कैनियन के नाम से जानते हैं। सबमरीन कैनियंस के बाद अब हम बात करते हैं एटोल्स के बारे में। एटोल्स लो आइलैंड के होते हैं जो मेनली कोरल्स के द्वारा ऑक्युपाई कर लिए जाते हैं। एटोल्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये मेनली ट्रॉपिकल एरियाज में पाए जाते हैं। एटोल्स के बाद देखते हैं बैंक, शोवाल और रीफ्स को, जिनका फॉर्मेशन मेनली इरोजनल, डिपोजिशनल और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज की वजह से होता है।
बैंक्स कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स पर लोकेटेड एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म की तरह होता है जिसका फॉर्मेशन इरोजन और डिपोजिशन दोनों की वजह से होता है। बैंक्स वर्ल्ड ओशन के सबसे प्रोडक्टिव मैरिन रीजन्स में से एक कंसिडर किए जाते हैं। इसी तरह से शोआल भी एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म होता है, लेकिन ये मेन कोस्ट से डिटैच्ड होता है और इसके आसपास शैलो सी पाया जाता है और इस वजह से इसे नेविगेशन में एक बैरियर की तरह देखा जाता है। बैंक्स और शोआल्स के बाद अब हम बात करते हैं रीफ्स के बारे में, जो एक ऑर्गेनिक डिपॉजिट होता है और जो लिविंग या डेड ऑर्गेनिजम्स के डिपॉजिट से बना होता है। वर्ल्ड ओशंस की बात की जाए तो सबसे ज्यादा रीफ्स पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड कोस्ट में लोकेटेड है। शोआल्स की तरह इन्हें भी नेविगेशन के लिए सूटेबल नहीं माना जाता है, लेकिन मैरीन प्रोडक्टिविटी और मैरीन रिसोर्सेज के लिए काफी रिच माना जाते हैं ये। अभी तक हमने अंडर ओशन रिलीफ्स को देखा है, अब हम आगे बढ़ते हैं और ओशनिक वाटर मूवमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। ओशनिक वाटर में मूवमेंट्स मेनली 3 तरह से हो सकते हैं। सबसे पहले कौन सा है? वेव्स, जिसका फॉर्मेशन ना विंड्स और ओशनिक करंट के बीच फ्रिक्शन की वजह से होता है और विंड्स जितना स्ट्रांग होगा वेव्स का फॉर्मेशन भी उतना ही स्ट्रांग होता है। दूसरा है टाइड्स, जिसमें सुनामी, स्टॉर्म सर्जेस और टाइडल वेव्स आते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है करंट्स, जो कि मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है हॉरिजॉन्टल करंट और दूसरा है वर्टिकल करंट। हॉरिजॉन्टल करंट का फॉर्मेशन भी विंड और वाटर के बीच फ्रिक्शन से ही होता है, जबकि वर्टिकल करंट के मूवमेंट्स में बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर डिफरेंस, सैलिनिटी डिफरेंस, लैटिट्यूड, ऐसे कई सारे दूसरे डोमिनेंट फैक्टर्स भी हैं जिनको कि हम आज इसी वीडियो के अंदर में देखेंगे। इस वीडियो में ना हम मेनली करंट्स के मूवमेंट पर फोकस करते हैं, क्योंकि इन तीनों मूवमेंट्स में करंट्स ही है जिनका कैरेक्टरिस्टिक ग्लोबल लेवल पर होता है और वो ग्लोबल ओशियंस के साथ साथ कॉन्टिनेंट्स के क्लाइमेट में भी इम्पैक्ट करते हैं। इसके ऑपोजिट वेव्स और टाइड्स ये लोकल सीज तक ही लिमिटेड होते हैं। ओशनिक करंट्स, आसान भाषा में समझे ना तो ओशनिक करंट्स ओशन में रिवर्स की तरह होती है, जो एक डेफिनेट पाथ और डायरेक्शन में फ्लो होती है। ओशनिक करंट्स 2 तरह के फोर्सेस से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। पहला है प्राइमरी फोर्सेस, जो वाटर मूवमेंट को इनिशिएट करते हैं। सिंपल भाषा में प्राइमरी फोर्सेस जैसे कि सोलर एनर्जी से पूरे पानी ओशन के जितने भी होते हैं उनका गर्म हो जाना, विंड, ग्रेविटी और कोरोलिस फोर्स जैसी जो भी फोर्सेस है ना, इनको हम लोग प्राइमरी फोर्सेस का एग्जांपल मानते हैं। दूसरा है सेकेंडरी फोर्सेस, जो करंट्स के फ्लो को इन्फ्लुएंस करता है, जैसे कि टेम्परेचर डिफरेंस, सैलिनिटी डिफरेंस। ऐसे ही सेकेंडरी फोर्सेस हैं जो करंट्स के मूवमेंट को इनिशिएट तो नहीं करते हैं, लेकिन उनको इन्फ्लुएंस जरूर करते हैं। आइए अब देखते हैं कि आखिर ये प्राइमरी फोर्सेस और सेकेंडरी फोर्सेस करंट को कैसे इन्फ्लुएंस और कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले सोलर इंसोलेशन से जितनी भी एनर्जी आती है ना, वो ओशनिक वाटर को एक्सपैंड कर देती है और यही रीजन है कि आप आगे चल के देखेंगे कि इक्वेटर पर पोलर्स के मुकाबले सी लेवल थोड़ा ज्यादा होता है, जिससे इक्वेटर से हाई लैटिट्यूड्स यानी पोलर की तरफ एक ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है। इसी ग्रेडियंट की वजह से वाटर मूवमेंट इक्वेटर से पोलर की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये वाटर मूवमेंट जनरली ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में होता है और ये सरफेस वाली बात कर रहे हैं हम लोग। इसी तरह ब्लोइंग विंड भी एक प्राइमरी फोर्स है जो कि ओशनिक करंट्स के मूवमेंट को इनिशिएट करती है। ओशनिक सरफेस के ऊपर फ्लो होने वाली विंड वाटर मूवमेंट को पुश करती है। साथ ही विंड और वाटर सरफेस के बीच पैदा होने वाली फ्रिक्शन से भी वाटर की मूवमेंट अफेक्ट होती है। विंड ओशन करंट के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एग्जाम्पल के लिए हम मॉनसून विंड्स को देख सकते हैं। मॉनसून विंड्स के कारण इंडियन ओशन में सीजनल रिवर्सल ऑफ ओशन करंट्स देखा जाता है। इसके अलावा ओशनिक सर्कुलेशन पैटर्न, जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न होते हैं ना, वैसे ही लगभग होता है। लेकिन दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि एयर सर्कुलेशन अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग होते हैं। इनमें काफी वेरिएशंस देखे जा सकते हैं। जहां मिड लैटिट्यूड्स में ये एयर सर्कुलेशन मेनली एंटी साइक्लोनिक होते हैं, वहीं लैंडमास के प्रेजेंस के कारण ये नदर्न हेमिस्फीयर के कंपैरिजन में सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा प्रोनाउंस्ड है और एयर सर्कुलेशन के इस वेरिएशन का असर ओशनिक सर्कुलेशन पर भी पड़ता है। हायर लैटिट्यूड्स में यानी कि सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट में जहां विंड फ्लो मोस्टली साइक्लोनिक होता है, वहां ओशनिक सर्कुलेशन भी सिमिलर पैटर्न फॉलो करते हैं। विंड्स की तरह ग्रेविटी भी ओशन करंट्स के मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करती है। ग्रेविटी ओशन के वाटर को नीचे पुल करती है, जिससे ग्रेडियंट वेरिएशन क्रिएट होता है और वाटर मूवमेंट फैसिलिटेट होता है। ग्रेविटी के बाद बात करते हैं कोरियोलिस फोर्स की, जो ओशनिक करंट्स मूवमेंट में एक मेजर रोल प्ले करता है। नदर्न हेमिस्फीयर में ओशनिक करंट्स कोरियोलिस फोर्स के इंटरवेंशन के कारण लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में फ्लो करता है और सदर्न हेमिस्फीयर में इसकी डायरेक्शन रिवर्स यानी राइट से लेफ्ट की ओर हो जाती है। सोलर इंसोलेशन, विंड्स, ग्रेविटी
और कोरियोलिस फोर्स के इन्फ्लुएंस के कारण ओशन में अलग अलग टाइप्स के करंट का निर्माण होता है, जैसे कि एडीज करंट, वर्लपूल्स या डीप ओशन करंट्स। और इन सब के लार्ज एक्यूमुलेशन और फ्लो को हम जायर्स का नाम देते हैं। जायर्स ओशनिक बेसिन में लार्ज सर्कुलेशन करंट्स प्रोड्यूस करते हैं। इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल आप सरगासो सी में देख सकते हैं। हमने देखा कि प्राइमरी फोर्सेस किस तरह से ओशन करंट्स को इनिशिएट करते हैं। आइए अब हम ये देखते हैं कि सेकेंडरी फोर्सेस जैसे कि टेम्परेचर डिफरेंस और सैलिनिटी डिफरेंस ओशन करंट्स के ऊपर क्या असर डालते हैं। वाटर डेंसिटी ओशन वाटर्स के वर्टिकल मोबिलिटी को इफेक्ट करती है। अब ये तो बेसिक केमिस्ट्री है ही कि हायर सैलिनिटी वाला वाटर लोअर सैलिनिटी वाले वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा डेंस होता है। सिमिलरली कोल्ड वाटर वार्म वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा डेंस होता है। ये तो कॉमन सेंस है। डेंस वाटर अपना वेट ज्यादा होने के कारण सिंक होने लगता है और वहीं पर लाइटर वाटर उसका जगह ले लेता है। ठीक इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए पोलर रीजन्स में कोल्ड वाटर सिंक करते हैं और स्लोली इक्वेटर की तरफ मूव करने लगते हैं। और इसके ठीक ऑपोजिट वार्म वाटर करंट्स इक्वेटर की ओर से सरफेस पर राइज कर पोल्स की तरफ मूव करती हैं और पोलर्स में कोल्ड वाटर को रिप्लेस करती है। और इस तरह से ओशनिक वाटर का एक मूवमेंट शुरू हो जाता है जिसे हम करंट्स कहते हैं। लेकिन ये ओशनिक करंट्स कितने तरह के होते हैं आइए जानते हैं। ओशन करंट्स को कई बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि उनके डेप्थ। अगर डेप्थ की बात करेंगे तो ये दो टाइप्स के होंगे, पहला सरफेस करंट और दूसरा डीप वाटर करंट। सरफेस करंट ओशन के सरफेस पर 400 मीटर डेप्थ तक एग्जिस्ट करता है और ये पूरे ओशन वाटर का मुश्किल से 10% है। बाकी के 90% डीप वाटर करंट्स के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। ये वाटर ओशन बेसिन्स के अराउंड डेंसिटी और ग्रेविटी के वेरिएशन के कारण मूव करते रहते हैं। लेकिन अगर यहीं पर बेसिस हमारा टेम्परेचर होगा तो यही ओशन करंट्स को हम लोग या तो कोल्ड करंट या तो वार्म करंट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि कोल्ड करंट कोल्ड वाटर्स का हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड की तरफ मूव होना होता है और वार्म करंट्स वार्म वाटर्स का इक्वेटर से पोलर्स की तरफ मूव होना होता है। ओशंस के कुछ मेजर कोल्ड करंट्स और वार्म करंट्स की बात करें तो गल्फ स्ट्रीम, अगुलास करंट, मोजाम्बिक करंट और ब्राज़ील करंट वार्म करंट के एग्जाम्पल्स हैं। वहीं नॉर्वेजियन करंट, वेनेजुएला करंट, कैनरी करंट, ओयाशियो करंट और कैलिफोर्निया करंट कोल्ड करंट के एग्जाम्पल्स हैं। कोल्ड वाटर करंट्स लो और मिडिल लैटिट्यूड में यूजुअली कॉन्टिनेंट के वेस्ट कोस्ट की तरफ पाए जाते हैं और हायर लैटिट्यूड में ये ईस्ट कोस्ट की तरफ पाए जाते हैं। और यही रीजन है कि आप देखेंगे कि ज्यादातर डिजर्ट्स कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड में लोकेटेड है, जिसे हम लोग ज्योग्राफी की भाषा में डेसिकेटिंग इफेक्ट ऑफ कोल्ड करंट बुलाते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली एक और बात यह है कि ओशन करंट्स ना नदर्न हेमिस्फीयर में तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होती हैं, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होती हैं। आइए अब ओशन करंट्स के कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। एक बात आपको हम यहाँ बता देते हैं कि पहले जितने भी फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं वो सब मिलकर ही ओशन करंट्स के कैरेक्टर को डिटरमाइन करते हैं। ओशन करंट्स की सबसे मेजर कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये करंट्स नदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। इसके पीछे का कारण है कोरियोलिस फोर्स, जो एक डिफ्लेक्टिव फोर्स है और ये फेरेल्स लॉ को फॉलो करता है। लेकिन इंडियन ओशन के नदर्न पार्ट में हमें इसका एक्सेप्शनल केस देखने को मिलता है। यहाँ मॉनसून विंड्स ओशन करंट्स के डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस ज्यादा करती है और ये करंट्स एक साल में 2 बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं। हमने पहले ही डिस्कस किया कि पोल्स से कोल्ड करंट इक्वेटर की ओर और इक्वेटर से वार्म करंट पोल्स की ओर मूव करती है और ये वार्म और कोल्ड करंट्स जहां मीट करते हैं उसे हम कन्वर्जेंस जोन के नाम से जानते हैं। ये कन्वर्जेंस जोन ना अपनी यूनिक ज्योग्राफिकल फीचर्स के साथ आते हैं, जैसे कि यहाँ काफी डेंस फॉग पाया जाता है और साथ ही ये जोन मेराइन रिसोर्सेस में काफी रिच होने के कारण वर्ल्ड के टॉप फिशिंग जोन्स में भी काउंट किए जाते हैं। ओशंस में जहां से एक सिंगल करंट मल्टीपल करंट्स में स्प्लिट होकर डिफरेंट डायरेक्शंस में फ्लो करती है ना, उसे हम डाइवर्जेंस जोन कहते हैं। इसके अलावा कोस्ट्स की शेप और पोजीशन भी ओशन करंट्स के डायरेक्शन को डिटरमाइन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप गल्फ स्ट्रीम करंट को ही देख लीजिए। इसके साथ ही साथ सैलिनिटी और टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ओशन करंट्स सी सरफेस और सी सरफेस के बिलो भी फ्लो करती है, जैसे कि मेडिटेरेनियन सी के हेवी सरफेस वाटर्स गिब्राल्टर से वेस्टवर्ड एज ए सब सरफेस करंट फ्लो करते रहते हैं। दोस्तों, अब तक हमने ओशन करंट्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इन करंट्स का आखिरकार अर्थ के ज्योग्राफी के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ता है। ओशनिक करंट्स
कॉन्टिनेंट्स के क्लाइमेट को शेप देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि वर्ल्ड के मेजर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल डिजर्ट्स 15 से 30 डिग्रीज नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड के बीच कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न साइड में लोकेटेड होते हैं, जिनमें वर्ल्ड का बिगेस्ट सहारा डिजर्ट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट, अरबियन डिजर्ट, ईरानियन डिजर्ट, थार डिजर्ट, कालाहारी और नामीब डिजर्ट शामिल है। और इस डिजर्ट फॉर्मेशन का डायरेक्ट रीजन है कोल्ड ओशन करंट्स। जी हाँ, इन एरियाज में फॉग की प्रेजेंस देखी जा सकती है और ज़्यादातर एरियाज डेसिकेटिंग इफेक्ट यानी लॉस ऑफ मॉइस्चर के कारण एरिड रहते हैं। डिजर्ट्स की एरिडिटी मेनली ट्रेड विंड्स के ऑफशोर इफेक्ट के कारण होती है, जिस कारण से उन्हें ट्रेड विंड डिजर्ट भी कहा जाता है। ये सारे हॉट डिजर्ट्स हॉर्स लैटिट्यूड्स, जिसे हम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स का नाम देते हैं, इन्हीं के अलॉन्ग लाई करता है, जहां एयर डिसेंडिंग होती है। और ये कंडीशन प्रेसिपिटेशन के लिए लीस्ट फेवरेबल होती है, बारिश ही नहीं होती यहाँ पे। वेस्टर्न कोस्ट में कोल्ड करंट से एयर ठंडी हो जाती है, जिससे मिस्ट और फॉग क्रिएट होते हैं। ये एयर हॉट लैंड के कांटेक्ट में आने के बाद वार्म हो जाती है, जिसके बाद थोड़ी सी रेनफॉल पॉसिबल हो पाती है। चिलियन कोस्ट के अलोंग कोल्ड पेरुवियन करंट का डेसिकेटिंग इफेक्ट इतना स्ट्रांग है कि वहां के एटकामा डेजर्ट का मीन एनुअल रेनफॉल 1.3 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होता है। जैसे कोल्ड ओशन करंट्स डिजर्ट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, उसी तरह वार्म ओशन करंट्स रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। वार्म ओशन करंट से कोस्टल एरियाज में और यहाँ तक कि इंटीरियर्स में भी काफी रेनफॉल को सपोर्ट मिलता है। फॉर एग्जांपल ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट, इसमें होने वाला समर रेनफॉल के पीछे वार्म ओशन करंट से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वार्म करंट्स ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट्स के ईस्ट कोस्ट में पैरेलल फ्लो करती है, जिसके परिणाम स्वरूप वार्म और रेनी क्लाइमेट का फॉर्मेशन होता है। मैप को ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि ये एरियाज सब ट्रॉपिकल एंटी साइक्लोन्स के वेस्टर्न मार्जिन्स में लाई करती हैं। रेनफॉल और डिजर्ट के अलावा ओशन करंट्स कोस्ट के अराउंड टेम्परेचर को मॉडरेट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट इंग्लैंड में वार्मनेस लेकर आती है और कैनरी कोल्ड करंट स्पेन और पोर्टुगल में कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करती है। वार्म और कोल्ड ओशन करंट का इफेक्ट केवल वेदर तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसके इम्पैक्ट्स इकोनॉमी पर भी देखे जा सकते हैं। कोल्ड और वार्म ओशन करंट्स जहां मिक्स होते हैं, वहां वर्ल्ड की रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स क्रिएट करते हैं। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स के एग्जांपल्स हैं न्यू फाउंडलैंड, कनाडा का ग्रैंड बैंक और जापान का नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट। वार्म और कोल्ड वाटर के मिक्सिंग ऑक्सीजन रिप्लेनिशमेंट को सपोर्ट करती है। जहां पर भी वार्म और कोल्ड वाटर मिक्स होते हैं ना, वो रीजन ऑक्सीजन रिप्लेनिशमेंट को सपोर्ट करती है, जो प्लैंकटन ग्रोथ को फेवर करते हैं। प्लैंकटन फिश पॉपुलेशन के लिए प्राइमरी फूड का सोर्स होते हैं, जिससे ऐसे रीजन्स में फिशेस की पॉपुलेशन भारी मात्रा में पाई जाती है। वार्म और कोल्ड करंट जहां मिक्स होते हैं, वहां फॉगी वेदर क्रिएट होती है, जिससे उस रीजन में ड्रिजल के फॉर्म में प्रेसिपिटेशन होता ही रहता है। तो अब तक हमने देखा कि ओशन करंट्स में वेरिएशन के कारण ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में वार्म एंड रेनी क्लाइमेट देखे जा सकते हैं, और वहीं सब ट्रॉपिक के वेस्टर्न मार्जिन में डेसिकेटिंग इफेक्ट के कारण कोल्ड और ड्राई क्लाइमेट ऑब्जर्व होती हैं, और मिक्सिंग जोन्स में फॉगी वेदर और ड्रिजल जैसे क्लाइमेट देखे जा सकते हैं। और वहीं सब ट्रॉपिक्स में वेस्टर्न कोस्ट के अलोंग मॉडरेट क्लाइमेट ऑब्जर्व किया जाता है। ये करंट ट्रॉपिक्स में वार्म वाटर को पाइल अप कर देते हैं, और ये वार्म वाटर ट्रॉपिकल साइक्लोन का एक मेजर सोर्स बनकर उभरता है। दोस्तों, ओशन करंट्स ज्योग्राफी के साथ साथ हमारे इकोनॉमी को शेप करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम शिप के मूवमेंट्स, जो लार्जली ओशन करंट्स के ड्रिफ्ट पर डिपेंडेंट है, उससे पता लगा सकते हैं। यूजुअली ये करंट्स सरफेस के करीब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, और इनकी स्पीड करीब 5 नॉट्स तक जाती हैं। शिप्स जनरली उसी रूट को फॉलो करती हैं जो ओशन करंट्स और विंड्स से एडेड होते हैं। इसी चीज़ को अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो एक शिप को मेक्सिको से फिलीपींस ट्रैवल करना है, तो वो ईस्ट से वेस्ट फ्लो करने वाली नॉर्थ इक्वेटोरियल ड्रिफ्ट को फॉलो करती है, और जब फिलीपींस से मेक्सिको रिटर्न आना होता है ना, तो वो शिप्स डोल्ड्रम्स के अलॉन्ग ट्रैवल करती है, जो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है। करंट के बाद अब हम बात करते हैं ओशनोग्राफी के एक और क्रूशियल फीचर के बारे में, जिसे हम टाइड्स कहते हैं। टाइड्स के डिफिनीशन की बात करें तो सी लेवल के पीरियोडिक राइज एंड फॉल को हम टाइड्स कहते हैं। ओशन लेवल का ये पीरियोडिक राइज एंड फॉल मेनली सन और मून के अट्रैक्शन फोर्स की वजह से होता है। सन और मून के ग्रेविटेशनल पुल के अलावा अर्थ का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी टाइड्स के लिए एक इंपॉर्टेंट रीजन है। यहाँ आपको बता दें कि टाइड्स की फ्रीक्वेंसी, डायरेक्शन
और मूवमेंट में प्लेसेस के अकॉर्डिंग काफी वेरिएशन में पाया जाता है। अब आइए समझते हैं कि आखिर ये टाइड्स बनते कैसे हैं। सबसे पहले ये हम सबको पता है कि मून अर्थ पर एक ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट करता है, जिसके कारण अर्थ के मून फेसिंग साइड पर ओशियंस में एक बल्ज क्रिएट हो जाता है। ठीक इसी को काउंटर करने के लिए अर्थ के सेंट्रिफ्यूगल फोर्स अर्थ के दूसरे तरफ के ओशन पर एक सेम बल्ज क्रिएट करता है। इस तरह से अर्थ के दो ऑपोजिट साइड्स में ओशियन का बल्ज क्रिएट हो जाता है और यहाँ हाई टाइड ऑब्जर्व किया जाता है और इन बल्जेस के साइड के लो एरियाज में लो टाइड ऑब्जर्व किया जाता है। अब आइए टाइड्स के क्लासिफिकेशन को जरा डिटेल में जान लेते हैं। फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर टाइड्स को मेनली 3 प्रकार में क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला है सेमी डायर्नल टाइड, दूसरा डायर्नल टाइड और तीसरा मिक्स टाइड। सन, अर्थ और मून के रिलेटिव पोजीशन के बेसिस पर भी टाइड्स को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला है स्प्रिंग टाइड और दूसरा है नीप टाइड। आइए अब एक एक करके इनको जरा डिटेल में देख लेते हैं। टाइड का सबसे कॉमन पैटर्न है सेमी डायर्नल टाइड। इस तरह के टाइड में हर 24 आवर्स में 2 लो टाइड्स और 2 हाई टाइड्स ऑब्जर्व किए जाते हैं। सेमी डायर्नल के बाद दूसरा टाइड है डायर्नल टाइड। इस तरह के टाइड पैटर्न में हर 24 आवर्स में केवल 1 हाई टाइड और 1 लो टाइड ऑब्जर्व किया जाता है। सेमी डायर्नल और डायर्नल के अलावा एक और टाइड का टाइप है जिसे मिक्स टाइड के नाम से जाना जाता है। इस टाइड्स के हाइट में काफी वेरिएशन देखने को मिलता है और इस तरह के टाइड्स नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट में ऑब्जर्व किया जाता है। अब आइए सन, मून और अर्थ के रिलेटिव पोजीशन पर फॉर्म हुए टाइड्स को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि सन अर्थ और मून पर अपना ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट करता है, तो जब सन, मून और अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो सन का ग्रेविटेशनल पुल मून के ग्रेविटेशनल पुल को एम्पलीफाई करता है और इस तरह से अर्थ पर रिलेटिवली लार्जर बल्ज बनते हैं। इस तरह के पोजीशन से बने टाइड्स को हम स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। स्प्रिंग टाइड्स एक मंथ में 2 ही बार ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। इसी तरह से जब मून सन और अर्थ के एक्सिस के राइट एंगल में लोकेटेड होता है तो सन का ग्रेविटेशनल पुल मून के ग्रेविटेशनल पुल को वीकन करता है और इस तरह से बने टाइड्स को हम नीप टाइड्स कहते हैं। स्प्रिंग टाइड्स की तरह ही नीप टाइड्स भी एक महीने में केवल 2 बार ऑब्जर्व किए जाते हैं। टाइड्स में ना एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम एब और फ्लड का नाम देते हैं। एक हाई टाइड और लो टाइड के बीच में जो भी टाइम पीरियड होता है जिसमें वाटर रिसीड कर रहा होता है उस समय को हम एब कहते हैं। इसी तरह हाई टाइड और लो टाइड के बीच में वो टाइम पीरियड जब वाटर राइज कर रहा होता है तो उसे हम फ्लड कहते हैं। अब अगर टाइड्स की इंपॉर्टेंस की बात करें तो टाइड्स मराइन इकोनॉमी जैसे कि नेविगेशन, फिशरीज, डीसिल्टिंग जैसे कई सारे दूसरे प्रोसेसेस में मेजर रोल प्ले करता है। टाइड्स के बाद आइए अब हम बात करते हैं कोरल रीफ्स के बारे में जो ओशियन इकोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स का फॉर्मेशन एक डिस्टिंक्ट टाइप के टाइनी मराइन एनिमल से होता है जिसे हम लोग कोरल पॉलिप्स कहते हैं। ये कोरल पॉलिप्स एनीमोन्स और जेलीफिश से रिलेटेड होते हैं। पॉलिप्स अपना स्केलेटन फॉर्मेशन सी वाटर से एक्सट्रैक्ट किए गए कैल्शियम सॉल्ट से करते हैं। ये कोरल पॉलिप्स डेंस सी के अंदर डेंस कॉलोनीज में पाया जाता है और सी फ्लोर के रॉकी सरफेस से चिपका हुआ होता है। एक लंबे टाइम पीरियड के बाद ये कोरल रीफ्स कोरल आइलैंड में बदल जाते हैं। इंडियन ओशन में लोकेटेड लक्षद्वीप आइलैंड एक कोरल आइलैंड ही है। कोरल रीफ्स मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला फ्रिंजिंग रीफ, दूसरा बैरियर रीफ और तीसरा अटॉल्स। फ्रिंजिंग रीफ्स वो कोरल रीफ होते हैं जो डायरेक्टली शोर से ग्रो होते हैं और ये कोरल रीफ्स का सबसे कॉमन फॉर्म होता है। ये लैंड के काफी नजदीक होते हैं और इसी कारण से फ्रिंजिंग रीफ्स बीच और मेन रीफ बॉडी के बिल्कुल बीच में शैलो लेगून का फॉर्मेशन करते हैं। कोरल का दूसरा टाइप है बैरियर रीफ जो एक एक्सटेंसिवली लॉन्ग लीनियर रीफ होते हैं और ये कोस्ट के पैरेलल लोकेशन में सिचुएटेड होते हैं। बैरियर रीफ तीनों रीफ्स में सबसे बड़ा होता है। ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट में लोकेटेड द ग्रेट बैरियर रीफ इस टाइप के रीफ का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। रीफ का तीसरा और आखिरी टाइप है अटोल्स। ये एक तरह का सर्कुलर या रिंग शेप्ड रीफ होता है जो एक सेंट्रल लगून के चारों तरफ लोकेटेड होता है। अटोल्स नॉर्मली एक वोल्केनिक माउंटेन के अराउंड बिल्ड होते हैं। अटोल्स का मेजर डिस्ट्रीब्यूशन अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशियंस के ट्रॉपिकल वाटर्स में पाया जाता है। तो दोस्तों ये था एक ब्रीफ ओवरव्यू ओशनोग्राफी का। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में जिसमें खूब सारी इंफॉर्मेशन छिपी होगी। तब तक के लिए जय हिंद।